कोई सवाल किसी का प्लीज़। हम एक इंटेंस पोटेंशियल की मौजूदगी में एक स्पिन ज़ीरो पार्टिकल की को जिसको हमने स्ट्राइक किया था फ्रॉम z लेस दैन ज़ीरो, उसको देख रहे थे कि z ग्रेटर दैन ज़ीरो में किस तरह बिहेव करता है। तो हमने कहा था कि अगर पोटेंशियल मौजूद है तो हमने दो तरह के सॉल्यूशंस लिखे थे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ, ज़्यादा नहीं पीछे जाएंगे हम। मैंने ये कहा था कि अगर हम इस तरह का एक मैकेनिज़्म हमने लिया था कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल है V नॉट जो कि z ग्रेटर दैन ज़ीरो पे है, z ज़ीरो से शुरू हो जाता है और इस तरफ पार्टिकल जो है वो फ्री रहता है और पार्टिकल को एक एनर्जी जो है E जो कि लेस दैन है V नॉट से, उससे हमने फेंका था। हमने इसको कहा था कि ये रीजन 1 है और इसको कहा था कि ये रीजन 2 है। हमने इधर भी स्पिन ज़ीरो पार्टिकल ले रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर इसकी स्पिन ज़ीरो है तो हम ये मान के चले थे कि एक पार्टिकल इंसिडेंट किया है फ्रॉम द लेफ्ट z लेस दैन ज़ीरो, z गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी, और हम देखना चाह रहे हैं कि z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि एनर्जी अगर स्मॉलर है v नॉट से तो ये फॉरबिडन रीजन है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है नहीं, फिर भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो है कि पार्टिकल उस तरफ जा सकेगा। हमने कहा था कि इधर भी हम क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इधर भी क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इधर एक फ्री पार्टिकल के लिए होगी जबकि इधर एक ऐसा पार्टिकल जो एक पोटेंशियल में है उसके लिए होगी। जब रीजन 1 था यानी जब z लेस दैन ज़ीरो था तो हमने कहा था कि जो पार्टिकल का मोमेंटम है p वो है e स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर। मैंने अगर आपको याद हो तो c को 1 लिया हुआ था, वरना आप चाहें तो लिख लें कि ई स्क्वेयर माइनस एम सी स्क्वेयर, इसका स्क्वायर रूट। मैंने इसको इस तरह करके लिखा हुआ है कि पी सी बेसिकली लिखना चाहिए था, लेकिन इधर खैर है ये बनता है ना। और जब z ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, जी नहीं मैंने कुछ ठीक नहीं लिखा, ठहरे मैं इस एक दफ़ा सारी डेफिनेशन ठीक कर लूँ। तो पहले है ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर C4, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने लिखा था, सो दिस इम्प्लाइज इज जो पी सी है, पी का मॉड इंटू सी वो है ई स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर C4, इसका स्क्वायर रूट। और फिर मैंने कहा था कि जब पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा इसको तो उस वक्त अगर आप उसका मोमेंटम लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा। मैं c को 1 कह दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं तो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए करना चाह रहा हूँ चीज़ों को। तो मैंने कहा था p वेक्टर प्राइम का जो मॉड्यूलस है या p वेक्टर प्राइम जो है उसकी एक्चुअली दो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस माइनस। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ e माइनस वी नॉट का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो मोमेंटम p प्राइम कैन बी पॉजिटिव, p प्राइम कैन बी नेगेटिव। मॉड्यूलस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड की बात है, उसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, दोनों साइंस आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ ये मैं कर चुका था और मैंने कहा था हम कई मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ करेंगे। पहली पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि हमने 3 मुख्तलिफ किस्म के पोटेंशियल्स की डोमेन लेके चले थे लास्ट टाइम। हमने कहा था कि ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म कहती है कि ई तो वी नॉट के बराबर भी हो सकता है, ई वी नॉट से बड़ा भी हो सकता है और ई वी नॉट से छोटा भी हो सकता है। अगर तो वी नॉट से बड़ा है तो ऐसे ही होगा कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, उससे कम है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, इक्वल है तो फिर तो ये टर्म आएगी नहीं। तो मैंने 3 मुख्तलिफ रीजन्स लिए थे वी के हिसाब से। मैंने कहा था एक वी है, सबसे पहले मैंने कहा था कि एक रीजन वो है जिसमें ये इसकी एनर्जी है ई माइनस एम सी स्क्वेयर। अगर इससे कम है तो मैंने कहा था ये वीक पोटेंशियल लिमिट है। एक ये है कि उसकी एनर्जी है ही ई, जो पोटेंशियल है वो है ही एनर्जी के बराबर, तो ये, और एक ये है कि जो ई प्लस एम सी स्क्वेयर्ड है। इससे ऊपर जो है वो स्ट्रांग है
ये जो रीजन था इसको हमने कहा था दिस इज इंटरमीडिएट है, और ये जो है ये वीक रीजन है। मैंने मुख्तलिफ रीजन को आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले मैंने कहा था कि वीक रीजन के अंदर वीक में जो वी नॉट है वो लेस देन है ई माइनस एम सी स्क्वेयर के। एम सी स्क्वेयर मैं लिख रहा हूं इसलिए कि ताकि एनर्जी रेस्ट मैस एनर्जी की तरह लगे, इससे कम है। यहां से क्या पता चलता है कि अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो एम सी स्क्वेयर, अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं तो क्या बनेगा? एम सी स्क्वेयर इज लेस देन ई माइनस वी नॉट। मैंने कहा था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ई माइनस वी नॉट माइनस एम और ई माइनस वी नॉट प्लस एम, इस सारे का स्क्वायर रूट एंड देन आई हैव प्लस माइनस। अच्छा, अगर ये चीज है तो दिस इंप्लाइज इज पी प्राइम इज पॉजिटिव नेगेटिव से तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि ये रियल है। क्यों? ई माइनस वी नॉट जो है वो एम से बड़ा है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये तो है ही पॉजिटिव, तो पी प्राइम रियल है। अच्छा, अब मैं एक इंटरमीडिएट पोटेंशियल की बात करता हूं। तो इंटरमीडिएट रीजन में क्या है? पोटेंशियल वी नॉट जो है वो ई माइनस एम सी स्क्वेयर से तो बड़ा है, लेकिन ई प्लस एम सी स्क्वेयर से छोटा है। इस सारे को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ई माइनस वी नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन है एम से या एम सी स्क्वेयर से, डजंट मैटर। क्यों? इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, फिर इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, तो दो तरीके लिखे जाते हैं। इसका मॉड्यूलस का मतलब ही यही है कि या तो ई माइनस वी नॉट या माइनस ई माइनस वी नॉट दोनों एम सी स्क्वेयर से छोटे हैं, तो ये यही चीज़ लिखी हुई है। इससे क्या पता चलेगा आपको? अगर ई माइनस वी नॉट की ये मॉड, इसका मतलब स्क्वेयर इसका लेस देन एम स्क्वेयर है, तो पी प्राइम को क्या होना पड़ेगा? सो द पी प्राइम इज प्योरली पी प्राइम इज प्योरली इमेजिनरी, कोई रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इट इज इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं, लेकिन इट इज इमेजिनरी। अच्छा, अगर स्ट्रांग पोटेंशियल है तो क्या होगा? कौन बताएगा? स्ट्रांग है तो क्या होगा जी? वी नॉट इज ग्रेटर देन ई प्लस एम सी स्क्वेयर, इससे भी बड़ा है। तो दिस इंप्लाइज इज ई माइनस, या चलें दिस इंप्लाइज इज वी नॉट माइनस ई इज लेस देन इज ग्रेटर देन एम सी स्क्वेयर। इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वेयर है ना, इसको आप उलट भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ई माइनस वी नॉट होल का स्क्वेयर इज एज गुड एज वी नॉट माइनस ई होल का स्क्वेयर। सो दिस इंप्लाइज इज पी प्राइम इज रियल अगेन। पर अब यहां पर एक मसला है, इस रीजन में एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब पी रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। पी क्या है? पी प्राइम रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, रादर कॉम्प्लेक्स नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रीजन में यहां पर एक प्रॉब्लम है। सो आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या प्रॉब्लम है? पहले मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? आपको क्या लगता है क्या इशू है यहां पे? एग्जैक्टली, देखिए वी नॉट माइनस ई का मतलब क्या है? ई माइनस वी नॉट इज लेस देन 0। अगर किसी चीज की ई माइनस वी नॉट लेस देन 0 है तो ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब है अगर आप इससे ग्रुप वेलोसिटी लिखेंगे तो पी प्राइम क्या आएगा? या ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? वी जी इज इक्वल टू पी प्राइम ओवर ई माइनस वी नॉट। क्या ख्याल है? पी ओवर ई इज द वेलोसिटी। ई की बजाय अब एक मॉडिफाइड एनर्जी है जो कि ई माइनस वी नॉट है, एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज
इज नेगेटिव फॉर पी प्राइम की मॉड्यूलस जो है ये ग्रेटर देन 0 हो अगर तो इसका मतलब है अगर मोमेंट पी प्राइम पॉजिटिव है यहां पर तो जो ग्रुप वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? क्या ठीक है हो जाए नेगेटिव, क्या फर्क, ग्रुप वेलोसिटी है ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लग रहा है कि जैसे एक चीज जो है वो z इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से आ रही है, हालांकि ऐसा तो है ही नहीं है, चीज तो वह है जो z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से आ रही है। इसका मतलब है यहां पर एक कंट्राडिक्शन मौजूद है, लिहाजा p प्राइम का जो साइन है वो पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों? ऐसे लगेगा जैसे ग्रुप वेलोसिटी नेगेटिव है, ग्रुप वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है वेव इधर से आने की बजाय ऐसे लग रहा है इधर से आ रही है, जो कि कंट्राडिक्शन है। हम तो ये मान के चले हैं कि वेव जो z लेस देन 0 से आ रही है, ना कि z ग्रेटर देन 0 से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को मैं अब रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा? सो दिस इंप्लाइज इज टू मेक Vg greater than 0 we need to choose P प्राइम लेस देन 0। पहला तो मसला हो गया, स्क्वायर रूट में हमें नेगेटिव साइन को चूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइन। क्लियर होगी बात या नहीं? देखें ना, अंडरस्टूड है। ग्रुप वेलोसिटी किसकी होती है? एक वेव पैकेट की होती है। हम तो मान के चले थे वेव पैकेट जो है इस तरफ से आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है इस साइन से जैसे वेव पैकेट जो है वो इधर से आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारी अजम्पशन से। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक अजम्पशन से कंट्राडिक्शन के लिए हमें पी प्राइम, क्योंकि पी प्राइम का साइन हम कुछ भी चूज कर सकते थे, रियल या इमेजिनरी वो सेपरेट डिबेट है। इस वक्त पी प्राइम पे 4 कंडीशंस थी ना, रियल भी हो सकता था, इमेजिनरी भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता है। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग रीजन में पी प्राइम रियल तो है लेकिन साइन उसका नेगेटिव है, ये उन सारी अजम्पशंस को होल्ड कर रहा है, उन सारी चीज़ों को ठीक कर मान लेके चल रहा है जो हम शुरू से मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं ना। एग्जैक्टली ये डी ओमेगा, अच्छा मैं इसकी पावर -1 लिख लेता हूँ, चले अगर आप कहें तो। क्यों? E माइनस वी नॉट ओवर पी प्राइम, ई में ओमेगा है, पी प्राइम में के है जी। हाँ ऐसा हो नहीं सकता ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, वरना डायरेक्ट साइन भी चेक कर सकते हैं ना आप यहाँ पर, ये नेगेटिव है। एग्जैक्टली जिस तरह मोमेंटम है उसके अपोजिट तो ग्रुप वेलोसिटी हो नहीं सकती, मोमेंटम वेव पैकेट की है, तो यही तो कंट्राडिक्शन है। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा अब हमें पता है कि फिजिक्स ये कहती है कि जो भी चीज़ आएगी ना उस सॉल्यूशंस में 2 ख़ास बातें होंगी। एक ख़ास बात यह है कि जो भी चीज़ यहाँ से आ रही है वो यहाँ कोइंसाइड करेगी और यहीं से उसका डेरिवेटिव भी कोइंसाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी है, और अगर डिसकंटिन्यूटी है तो हम फिज़िक्स में इस पर्पज़ में ऐसा होगा कि पार्टिकल को लूज़ कर देंगे, जो कि फिजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होल्ड करती है फॉर स्पिन 0 पार्टिकल एज वेल एज फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो कंटिन्यूटी है वो होल्ड करती है, वेव फंक्शंस इधर और इधर वाले यहाँ भी मैच करते हैं और सिमिलरली उनके डेरिवेटिव्स भी मैच करते हैं। जी अजहर जी क्या चीज़? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी फॉरबिडन है ना, हो ही नहीं सकती नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर्ड। जी नहीं ले सकते हम इंटेंस पोटेंशियल, हमने इंटेंस पोटेंशियल लिया लेकिन फिर पी प्राइम का साइन नेगेटिव रखना पड़ेगा। ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू ही नहीं। अभी आ जाएगा, हम देख रहे हैं जो ई माइनस वी नॉट है, ई प्लस वी नॉट है, वो देखेंगे कि हो क्या रहा है, इस साइन का कंसिक्वेंस क्या है वो देखते हैं अभी। यानी इससे कोई ऐसी चीज़ फिजिक्स की गलत हो रही है जो हम समझ रहे हैं कि गलत है। हम हमारे जहन में था काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। पहले हमने क्लासिकल को शेयर किया, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है ये फॉरबिडन रीजन है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है नॉन रिलेटिविस्टिक कि ये फॉरबिडन रीजन नहीं है, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल वहाँ पर चला जाए।
हम ये अब इंटेंस पोटेंशियल की मदद से देखेंगे कि अगर इंटेंस पोटेंशियल है तो हो क्या रहा है एक्चुअली। ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये पी प्राइम पॉजिटिव ही है, सिर्फ हमें लग उल्टा रहा है किसी चीज़ की वजह से। नहीं होगी ना, ऐसा होगा कि हम समझ रहे हैं कि पी प्राइम नेगेटिव है, निकलेगा पॉजिटिव ही। ऐसे लगेगा कुछ चीज़ उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ी है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर नहीं होगी ना, फिर नेगेटिव होने का तुक ही नहीं बनेगा ना। इसलिए कि फिर तो मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर्स को तो कोई गर्ज नहीं ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं तो सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ ना, मैं तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए देख रहा हूँ। ये हमेशा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। ई माइनस वी नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जी कुछ कह रही थी आप? सर हमने बात स्टार्ट की थी कि हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, वो हमने इसी बात से स्टार्ट की थी ना कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। नहीं 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 नहीं, हमने कहा ई माइनस वी नॉट नेगेटिव है। ई माइनस वी नॉट नेगेटिव है तो ई माइनस वी नॉट ओवर पी प्राइम जो है वो लेस देन जीरो होगा अगर पी प्राइम पॉजिटिव है। लेकिन ये तो ग्रुप वेलोसिटी होती है। अब ग्रुप वेलोसिटी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि वेव पैकेट नेगेटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है और पॉजिटिव में जा रहा हो तो पॉजिटिव है। तो उलट लग रहा है जैसे इधर से आ रहा है, वो तो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमने क्योंकि मोमेंटम के पास स्क्वायर रूट में था ना, दो ऑफ साइन थे, तो हमने माइनस साइन चूज कर ली। ठीक, लेकिन इससे अभी एक पता चलता है आपको एक चीज़। आपको याद है दो सॉल्यूशंस मैंने लिखे थे। मैंने लिखा था पहली डोमेन में जो सॉल्यूशन है मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, फिर इसको लेके सॉल्व करूँगा। पहली डोमेन में सॉल्यूशन था ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी इंटू जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया था, और था ई टू द पावर आयोटा पी जी प्लस आर टाइम्स ई टू द पावर माइनस आयोटा पी जी, और पी ये है। और आपको याद है इंसिडेंट वेव क्या थी? जो फाई इंसिडेंट था वो क्या था? ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी, और क्या था? प्लस आयोटा पी जी। यही इंसिडेंट था ना। इंसिडेंट में हमने कहा कुछ इंसिडेंट होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। इन प्रिंसिपल ये आयोटा इंटू माइनस पी जी लिख सकते हैं, या आयोटा पी इंटू माइनस जी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, और क्या चीज़ लिखी थी हमने इसके अलावा? फाई ग्रेटर देन के लिए क्या लिखा था हमने, यानी रीजन 2 के लिए क्या लिखा था? ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी इंटू ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम जेड। ट्रांसमिट हो रहा है, इधर ही जा रहा है, और साथ में एक कोएफिशिएंट था जो डिटरमिन करना था, जिसको मैंने टी कहा। रीजन 2 में ट्रांसमिट करने वाला कोएफिशिएंट है। आप चाहें तो इनको ए बी कह लें, जो मर्जी कह लें, डजंट मैटर। ये कह रहा है कि वेव पोटेंशियल टकराई और वापस चली गई, और ये कह रहा है कुछ ना कुछ आगे गुजर गई है। जी मैंने पी प्राइम लिख दिया ना, डजंट मैटर। पी प्राइम लिखते, पी प्राइम से ई डिटरमिन हो जाएगा, कोई बात, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है। कौन लगवाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन आप में से? एनीवन? ई जो है इंसिडेंट एनर्जी है, ये बात आप याद रखिए। वो उसी वेव की होती है जो इंसिडेंट हो रही है, वो नहीं, वो तो आपने फेंक दी ना, मोमेंटम बदला ना, इसलिए तो मोमेंटम लिख रहे हैं हम। एनर्जी तो आपकी अपनी कंट्रोल की चीज़ है, वो तो आपने फेंक। हाँ, ये तो वो जिससे इंसिडेंट किया ना वेव आपने। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है जी? दोनों वेव फंक्शंस एट z इज इक्वल टू 0 मैच करेंगे। कराएं जी z इज इक्वल टू 0 पे मैच, क्या होगा? सो एट z इज इक्वल टू 0, फाई 1 एट 0, यानी फाई रीजन 1 इज इक्वल टू एट 0 एंड फाई रीजन 2 एट 0। इनको मैच कराएं, क्या आएगा आंसर? 1 प्लस आर इज इक्वल टू, बड़ा छोटा सा नहीं आ गया? टी। दूसरा क्या है? इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z और फिर पुट करेंगे 0। यहां से क्या आएगा, कौन बताएगा आप में से? एनीवन? डेरिवेटिव लेंगे जब इसका तो क्या आंसर आएगा यहां से? अच्छा, पहली तो बात है टी वाला तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना। इसका आएगा आयोटा पी, कॉमन आ गया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहां से क्या उतरेगा? आयोटा पी प्राइम इंटू टी।
तो आयोटा से आयोटा ख़त्म हो गया, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू पी प्राइम ओवर पी इंटू टी। तो दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। तो यहां से आप आर और टी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये आपके पास अननोन कोएफिशिएंट्स थे। तो निकालें क्या आंसर आता है इसका। दोनों को ऐड कर दें तो टी निकल आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आर निकल आएगा। तो निकालें जी आर क्या निकलता है, दोनों को ऐड करें तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस पी प्राइम ओवर पी। अच्छा, जब मैं पी प्राइम लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है, ये 4 मोमेंटम नहीं 3 मोमेंटम, याद रखना। सो दिस इंप्लाइज इज टी इज इक्वल टू 2p ओवर p प्लस p प्राइम। ये बात आपने याद रखनी है, p प्राइम इमेजिनरी हो सकता है, साइन उसका प्लस माइनस है, वो इलादा बात है। इट कैन बी नेगेटिव इमेजिनरी, सॉरी। दूसरा क्या है, जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा। सो 2r इज इक्वल टू जी 1 माइनस p प्राइम ओवर p इंटू टी। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको उठा के इधर ले आए अगर तो p माइनस p प्राइम ओवर p प्लस p प्राइम, यही आ जाएगा ना। ठीक है ना, ये मैंने पुट कर दिया ना इधर। तो 2p आ गया था और t में भी 2p था, ये था ना। मेरे ख्याल मैंने ठीक निकाला। नहीं, मैंने 2r निकाला ना, r को इन टर्म ऑफ t लिखा, t की ये वैल्यू रखी तो r आ गया। ठीक लिखा, ठीक निकाला मैंने बड़ा कुछ सोच के निकाला है। मुझे पता है p और p प्राइम बराबर होता है, r 0 हो जाना चाहिए था। ठीक निकाला मेरा तो ख्याल है, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, फिज़िक्स कहती है कि हमें इस बात से ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम करंट्स निकालें। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कंटिन्यूटी इक्वेशन में से चीज़ आती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है और करंट डेंसिटी आती है। तो लेट्स कैलकुलेट द करंट। तो पहले जे का फार्मूला याद है किसी को, क्या था? एच बार मैं छोड़ दूंगा, जे इज इक्वल टू, वैसे तो होता है ना एच बार ओवर 2m आयोटा, तो एच बार को फिलहाल 1 ही कह लें, इनटू क्या था जी 5 स्टार डेल फाई, चलें बोल दें, चलें शाबाश बोलें, 5 स्टार डेल फाई माइनस 5 डेल फाई स्टार। वेरी गुड। तो चलें सबसे पहले इंसिडेंट करंट निकालें, क्या होगा? कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज द जे इंसिडेंट देन? क्या होगा इंसिडेंट के लिए? तो मैंने आपसे कहा था ना सिर्फ ये सॉल्यूशन है ना, क्या होगा? कौन बताएगा? बता दो यार जल्दी से। हैं 1 ओवर 2m आयोटा, 5 स्टार में आ जाएगा e टू द पावर प्लस आयोटा ई टी, और 5 में आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी, वो तो ख़त्म हो गया। 5 स्टार में यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा पीजी, और 5 में है प्लस आयोटा पीजी, डेरिवेटिव लेने के बाद ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आ गया आयोटा पी। क्यों? ये विद रिस्पेक्ट टू द जेड डेरिवेटिव है, मैं जेड करंट का जेड कंपोनेंट देख रहा हूँ ना, क्योंकि डेल जो है सिर्फ और सिर्फ जेड के अलॉन्ग है ना, तो इसलिए मैंने इधर वेक्टर नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जेड कंपोनेंट निकाल दिया दोनों तरफ। इसलिए आप देखिएगा अमूमन किताबों में लिखा होता है जे आई जेड, यानी उसका जेड कंपोनेंट, लेकिन डजंट मैटर, मैं वेक्टर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है जेड कंपोनेंट ही है। यहाँ से क्या उतरेगा? माइनस आयोटा पी। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि पी के ऊपर मैंने स्टार क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पी इज ऑलवेज रियल। पी का स्टार जो है वो पी के बराबर ही था, पी के पे ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी कि वो इमेजिनरी हो सकता है, वो हमेशा रियल ही था। तो यहां से क्या आंसर आता है आपके पास? पी ओवर एम आ गई ना, वही चीज़ जो किनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली, वेलोसिटी टाइप करंट आ गई ना।
P/m। चले, अब रीजन 1 में करंट निकालें ज़रा। कौन निकालेगा आप में से? खुद से भी थोड़ा सा काम कर लेना, निकालें ना ज़रा। J1 निकालें ज़रा। ओहो, ये इसके साथ ना, सॉरी 1 नहीं लिखते, इसके साथ इंसिडेंट लिख लेते हैं ताकि उससे मिक्स ना हो ना। J1 निकालें Z के अलावा, क्या होगा? कौन निकाल के देगा मुझे? चाहे तो थोड़ी सी मेहनत कर लें। चलें, 1/2m आयोटा, फाई का स्टार ले लें पहले इसका, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, मैं ये पार्ट नहीं लिखूंगा, मुझे पता है ये ख़त्म हो जाना है। तो ये आ जाएगा e⁻⁻i pz प्लस r मुझे नहीं पता, रियल है, e⁻i pz। जब इसके डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? जब इसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ क्या चीज़ उतरेगी जी? आयोटा p माइनस आयोटा p। ठीक लिख रहा हूँ मैं या कुछ गलत लिख रहा हूँ? हैं, कुछ गलत लिख रहा हूँ ना? बता सकता कोई क्या लिख रहा हूँ? अब ठीक है। क्यों? इसका डेरिवेटिव लूंगा आयोटा पी उतरेगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा माइनस आयोटा पी उतरेगा, आयोटा पी कॉमन ले लूंगा तो अंदर ये चीज़ आ जाएगी कॉमन लेने से। दूसरी टर्म क्या आएगी? माइनस, इसी का उलट, मैं इसका उलट लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है। e⁻ आयोटा pz प्लस r e⁻ माइनस आयोटा pz, और जब डेरिवेटिव लूंगा तो आयोटा p उतरेगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा पी कॉमन ले लेता हूँ ताकि यहाँ बन जाए e⁻ माइनस आयोटा क्या लिखना था मुझे यार? फाई स्टार डेल फाई प्लस फाई डेल फाई स्टार माइनस आर स्टार e⁻ आयोटा पी। ठीक लिखा है? कुछ गलत लिख दिया मैंने? माइनस आयोटा कॉमन ले लिया ना, मेरा तो ख्याल है ठीक ही लिखा होगा। ठीक लिखा ना? चलो अब खोल लें चीज़ों को। आयोटा पी कॉमन ले लें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो आयोटा पी सारे में से कॉमन ले लें, तो क्या बन गया यहाँ पर? p/m, p/2m। अंदर क्या बन गया? ये पहले इससे ज़रब खाएगा 1 हो जाएगा, ये फिर इससे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस r इंटू e⁻-2 आयोटा pz। ठीक है ना? फिर ये अब इससे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस r स्टार e⁻2 आयोटा pz और माइनस r का मॉड स्क्वायर्ड, बस दैट्स ऑल। जब इसको खोलेंगे तो ये और माइनस तो प्लस हो चुके हैं, +1, ठीक है ना, माइनस r स्टार e⁻2 आयोटा pz, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा? प्लस r e⁻-2 आयोटा pz, और आखिरी टर्म क्या होगी? माइनस r का मॉड स्क्वायर्ड। चेक कर लेंगे बाद में, कोई बात, गलती हुई भी तो खैर है। ये भी, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया p/m इंटू 1 माइनस r का मॉड स्क्वायर्ड। मेरा तो ख्याल है ठीक ही बनता है, इसलिए कि अगर हमेशा कम ही होगी उससे, फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ r, से छोटी होनी चाहिए थी। और वैसे भी अगर कुछ भी ट्रांसमिट ना होता तो दोनों को जमा कर लेते तो ठीक है, जवाब आ ही जाता कुछ ना। गुड, चलें अब तीसरे रीजन में निकालें क्या होगा।
सोल्यूशन आपको पता है, अब प्रॉब्लम आएगा आपके लिए। ज़रा निकाल के दिखाएं मुझे जल्दी से, आप लोग कैलकुलेट करें क्या होगा जे इन सेकंड रीजन। फाइव स्टार क्या था फाइव में, ई नहीं मैं लिख रहा ना, टी स्टार ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा पी प्राइम का स्टार जी। मैंने क्यों लिखा पी प्राइम का स्टार, इसलिए कि पी प्राइम तो कुछ भी हो सकता था ना। जब डेरिवेटिव लूँगा इसका तो क्या आएगा अगले वाले का, आयोटा पी प्राइम इंटू टी ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम जी माइनस टी ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम जी इंटू, जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा आयोटा माइनस पी प्राइम का स्टार टी स्टार ई टू द पावर माइनस आयोटा पी प्राइम स्टार इंटू जी। क्यों भाई, बड़ा मसला बन गया अब आपके पास, निकाल के देखें क्या जवाब आता है। तो दिस बिकम्स एच बार ओवर 2m आयोटा, आयोटा पी प्राइम स्टार, आयोटा का अमल ले लेता हूँ मैं दरमियान से, तो ये आयोटा तो ख़त्म हो गया, तो क्या बन गया पी प्राइम माइनस माइनस और माइनस प्लस पी प्राइम का स्टार इंटू ई टू द पावर क्या बनेगा, जो मर्जी साइन का अमल ले लें, आयोटा ले लें, आयोटा पी प्राइम माइनस पी प्राइम का स्टार इंटू जी टी का मॉड्यूलस स्क्वायर। कुछ लग रहा है कोई अजीब सी चीज़ बन गई है या नहीं लग रही है? अच्छा, अब यहां पर बड़ा मसला है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर पी प्राइम रियल है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एच बार ओवर एम पी प्राइम टी का मॉड स्क्वायर फॉर पी प्राइम टू बी। अगर तो रियल है तो जवाब नॉन ज़ीरो है, और अगर इमेजिनरी है तो पी प्राइम का स्टार जो माइनस पी प्राइम के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर इमेजिनरी है तो ये ज़ीरो है, क्यों, पी प्राइम का स्टार जो है वो माइनस पी के बराबर है। कॉम्प्लेक्स होता तो मसला नहीं था, इमेजिनरी होने का, प्योरली इमेजिनरी, मैंने प्योरली का लफ्ज़ साथ में इसीलिए लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर पी प्राइम रियल है तो ये ट्रांसमिटिविटी वाले टी का कोएफिशिएंट जो है वो, ये जो करंट है ये नॉन ज़ीरो है, और अगर इमेजिनरी है तो ये ज़ीरो है। इमेजिनरी वाला तो बीच में से निकल गया अब काम, आप सिर्फ और सिर्फ सारे मोमेंटस रियल आ गए हैं। एक चीज़ मैंने निकाल दिया बीच में से। आपको पता है ना कि हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को आइडिया है इसका? हम कहते हैं जी कि जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, ट्रांसमिटिविटी जिसको कहते हैं हम, वो आता है जो ट्रांसमिट करंट होती है उसको इंसिडेंट करंट से तकसीम करने से। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की ट्रांसमिशन की। तो क्या निकालेंगे जवाब इसका, यही डालेंगे इसके ऊपर, क्या आ जाएगा एच बार ओवर 2m पी प्राइम प्लस पी प्राइम का स्टार ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम माइनस पी प्राइम स्टार इंटू जी ओवर, और एच बार तो लिखना ही नहीं था यार, क्या बार बार मैंने, एच बार तो लिखना ही नहीं है ना, एच बार तो हमने 1 कहा हुआ है ना, और नीचे जे आई क्या है, P बाय एम, और ये किसके बराबर था, टी का मॉड स्क्वायर भी आता है ना साथ में,
जी नहीं, मैंने कहा टी मॉड स्क्वायर के बराबर है ना। तो पहली तो बात है जो भी पार्टिकल का मैथ था उससे तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। के साथ 1 माइनस आर। नहीं नहीं, इंसिडेंट के साथ तो नहीं। ओहो, इंसिडेंट पे डिवाइड करना था ना। अब तो ठीक है ना। अच्छा, टी मॉड स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो क्या जवाब आ जाएगा? चलें जल्दी से निकाल दें, ट्रांसमिटिविटी जल्दी से निकाल दें, क्या आएगी जल्दी ज़रा। व्हाट इज टी देन? सो द ट्रांसमिटिविटी इज, टी किसके बराबर निकाला था आपने, आपको याद होगा? तो 2p/, तो वो 4 बन जाएगा ना, 4p² आ जाएगा ना। तो एक p कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2p ओवर क्या था, कोई बता सकता आप में से हैं? अब पता चलता है डिनोमिनेटर में क्या था, p प्लस, इसका मतलब है तो मॉड है ना, तो ये है p प्लस p प्राइम का मॉड स्क्वायर्ड। ऊपर क्या चीज है, p प्राइम प्लस p प्राइम स्टार e टू द पावर आयोटा p प्राइम माइनस p प्राइम स्टार इंटू जी। मैंने क्यों मॉड स्क्वायर लिखा है? क्योंकि ये है p प्राइम p प्लस p प्राइम इंटू p प्लस p प्राइम का स्टार। तो ये दो, इनमें मुख्तलिफ, इनमें फ़र्क है दोनों में, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालूं मैं, कौन बताएगा? हाउ आई कैन कैलकुलेट, कैसे निकालूं, कौन बताएगा? जी हाँ बोलो ना, बोलो। ऐसे निकलता है ना, क्योंक't इंसिडेंट वाले के पास दोनों पार्ट थे ना। तो क्या बन जाएगा यहां से, कौन निकाल देगा? 1 माइनस 1 माइनस आर का मॉड स्क्वायर्ड, बाकी सारा कुछ तो कट जाएगा ना। उसमें भी p/m था, दूसरे वाले में भी p/m है, तो क्या आंसर आ जाएगा? हैं आर मॉड स्क्वायर आ गया। लेकिन आर मॉड स्क्वायर्ड किसके बराबर था, कौन बताएगा? आर मॉड स्क्वायर किसके बराबर था? p माइनस पी प्राइम, अच्छा p माइनस पी प्राइम इंटू p माइनस पी प्राइम का स्टार ओवर p प्लस पी प्राइम और p प्लस पी प्राइम का स्टार। क्यों? मॉड के अंदर जहां भी प्राइम है उसके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको याद है वीक पोटेंशियल के लिए क्या था? अब मैं सारे पोटेंशियल डालूंगा 1 बाय 1। मैंने क्या करना है, मैंने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाला, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों किस्म के जो पोटेंशियल्स हैं उनके लिए इसको कैलकुलेट करूंगा। अगर तो पोटेंशियल वीक हो तो बिल्कुल नॉन रिलेटिविस्टिक की तरह की चीज़ है। क्यों? P इज इक्वल टू ई, ख़त्म हो गई बात। तो पहले वीक पोटेंशियल के लिए देखें ज़रा क्या होगा। सबसे पहले कैलकुलेट, अब आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ P प्राइम का साइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। सो फॉर वीक पोटेंशियल नंबर 1 केस, फॉर वीक पोटेंशियल क्या है जी? याद है P प्राइम क्या था? P प्राइम रियल था ना। अगर रियल होगा तो देखें ये क्या होगा, P प्राइम और P प्राइम का स्टार बराबर हो जाएगा, तो 2P प्राइम हो जाएगा ये, और P और P प्राइम का मॉड भी 4P प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, क्या आंसर आ जाएगा, कौन बताएगा? बता दें यार आप ही, मुझसे क्यों कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं आप? जी क्या कह रहे हैं?
ये भी 2 आ गया, तो टी क्या आ जाएगा 4p p प्राइम ओवर p प्लस p प्राइम का मॉड स्क्वायर। r किसके बराबर आ जाएगा, ये जो था ये भी यही लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है p माइनस p प्राइम ओवर p प्लस p प्राइम का मॉड स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना। और अगर ये रियल होगा तो क्या हो जाएगा, हैं? हाँ बोल दो यार। हैं? रियल है तो आप t प्लस आर कैलकुलेट करें, ऑफ कोर्स ये यही है, बिल्कुल ठीक है। मॉड हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो t प्लस आर कैलकुलेट करें, क्या बनता है 4p p प्राइम, जी क्या कह रहे हैं 1 आ जाएगा। अच्छा 4p p प्राइम के जब इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो आप निकाल, ओ ये स्क्वायर p माइनस p प्राइम का स्क्वायर और उसमें से चीज़ ऐड हो रही है तो ये p प्लस p प्राइम का स्क्वायर बन जाएगा ऊपर और नीचे, और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस परफेक्टली फाइन। ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्यों, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कोई चीज़ नई नहीं ली पार्टिकल्स ने सिर्फ और सिर्फ। तो वीक पोटेंशियल के लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस से मुराद क्या है, ट्रांसमिशन भी नॉन ज़ीरो है और रिफ्लेक्शन भी नॉन ज़ीरो है, और ये साबित करता है कि कोई ना कोई पार्टिकल जो है वो इवन दो उसकी एनर्जी कम भी थी पोटेंशियल से, वीक पोटेंशियल था, फिर भी वो उस रीजन में पाया गया है। इंटरमीडिएट के लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट के लिए क्या था, कौन बताएगा? आपको याद है इंटरमीडिएट के लिए आपने अभी तो तय किया था कि p प्राइम जो है वो इज प्योरली इमेजिनरी। तो क्या होगा जी, जी जी ज़ीरो हो जाएगी ट्रांसमिटिविटी, और रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बेशक ना निकालें, देख लें, बेशक p प्राइम का स्टार लेंगे वो माइनस p के बराबर है तो 2p over t। तो अगेन कोई बात नहीं है, इंटरमीडिएट पोटेंशियल है, कहता है पार्टिकल्स को काफ़ी हद तक वो रोक लेगा। देखें क्यों ऐसे ही बात हो रही है, रोक लेगा। अगर p प्राइम इमेजिनरी हो गया तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बन जाता है यहाँ से। तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग का मतलब ये है कि तकरीबन ज़ीरो ही बनेगा, इट्स वेरी वेरी एग्जैक्टली रियल फंक्शंस बन जाएंगे, कोई करंट नहीं रह जाएगी। मसला अब है व्हाट हैपन्स विद द स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। अब निकालें, अब पता चलता है, निकाल के दें जी मुझे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के लिए। सारी फिजिक्स गलत होने वाली है। mc स्क्वेयर से ज़्यादा है पोटेंशियल, E प्लस mc स्क्वेयर से क्या होगा, कौन बताएगा? p प्राइम है तो रियल, लेकिन क्या है, p प्राइम इज रियल और इज नॉट ओनली रियल बट इट इज नेगेटिव। इसका मतलब है p प्राइम का स्टार तो p प्राइम के बराबर ही है, लेकिन उसके साथ एक माइनस साइन भी मौजूद है। तो क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा आप में से मुझे? ट्रांसमिटिविटी क्या बन जाएगी? मैं लिख दूं, चेक कर लेंगे खुद ही, कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे यार। -4p p प्राइम का मॉड, p प्राइम का मॉड तो पॉजिटिव ही होगा अब, ओवर p माइनस p प्राइम का मॉड इसका स्क्वायर। और रिफ्लेक्टिविटी क्या बन जाएगी, p प्लस p, जहाँ जहाँ पे p प्राइम है ना वहाँ पर माइनस p प्राइम मॉड लिखते हैं। सो एवरी p प्राइम इज p प्राइम मॉड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
पी माइनस क्या बना है? टी प्लस आर अभी भी कैलकुलेट कर लें, अभी भी 1 है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि अब p प्लस पी प्राइम का मॉड्यूलस, पहले p प्लस पी प्राइम का स्क्वायर था, p प्लस पी प्राइम मॉड का स्क्वायर है। तो इसमें और इस केस में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि यहां पर एक नेगेटिव साइन। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है, यहां डिनोमिनेटर में सॉरी p प्राइम ये चीज़ 1 से बड़ी थी, जब 1 से बड़ी थी तो ये चीज़ छोटी थी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां डिनोमिनेटर में p माइनस पी प्राइम है विच इज़ लेस देन 1। तो यहां पर यह लग रहा है कि रिफ्लेक्टिविटी इज ग्रेटर देन 1 एट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिविटी टू बी नेगेटिव। क्या है एट द कॉस्ट, मैं क्या कह रहा हूं, जो ट्रांसमिटिविटी है वो लेस देन 0, इतनी लेस देन 0 है कि जितना इसमें इंक्रीमेंट है वो उसमें उतना ही डिक्रीज्ड वैल्यू डिक्रीमेंट है उसके अंदर, उतनी ही उसमें कमी है। फिजिक्स में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर देखें तो क्या हो रहा है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के लिए, हैं? एक पैराडॉक्स नहीं बन गया ये वाला? एंड दिस पैराडॉक्स इज नोन एज अ क्लाइन पैराडॉक्स। इवन दो हमने वेव पैकेट लिया जो पॉजिटिव एनर्जी से उधर से आ रहा था फ्रॉम नेगेटिव जेड एक्सिस, सारी कैलकुलेशन करते गए। पोटेंशियल फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास इस तरह की चीज़ है कि उसको हम वेरी कर सकते हैं। हमने एक ऐसी चीज़ लगाई हुई है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज़ करती है। हमने देखा कि पोटेंशियल अगर वीक है तो कोई मसला नहीं, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से इंटरमीडिएट है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब है फॉरबिडन रीजन उसने बना दिया है। लेकिन जो ही वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हुआ है, स्ट्रॉन्ग किससे, ई प्लस एम सी स्क्वेयर्ड से। अगर ई भी एम सी स्क्वेयर के बराबर होती तो जब पोटेंशियल 2mc स्क्वेयर से ज़्यादा हुआ है, mc स्क्वेयर रेस्ट मैस एनर्जी होती है, 2mc स्क्वेयर 2 टाइम्स रेस्ट मैस एनर्जी होती है। उस सूरत में क्या हुआ, उस सूरत में यह हुआ कि रिफ्लेक्टिविटी इज ग्रेटर देन 1 बट द ट्रांसमिटिविटी इज नेगेटिव। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रिफ्लेक्टिविटी के साथ चल पड़ी है, यानी जो पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए हैं स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल से वो वही नहीं है जो हमने फेंके थे, बल्कि उनमें कोई और भी चीज़ शामिल हो गई है ना। लेकिन किस वजह से, कोई चीज़ ऐसी भी हुई है जो अब ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए थे। क्यों, हम तो मान चुके थे कि इंटरमीडिएट के लिए भी ट्रांसमिटिविटी 0 है। एक दफ़ा इंटरमीडिएट के लिए ट्रांसमिटिविटी 0 है तो उससे ज़्यादा पोटेंशियल के लिए तो नॉन ज़ीरो होने का तुक ही नहीं बनता। एक ही सूरत हो सकती है नॉन ज़ीरो के वो नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव है। इसको ये मान के चलिए कि जो ही हमने ज़्यादा पोटेंशियल लगाया तो क्या हुआ, हमने अभी तक तो बिल्कुल जो थे ना नेगेटिव एनर्जी जो थी ना वो इग्नोर की हुई थी ना, ऐसे ही हुआ ना। हमने पॉजिटिव एनर्जी ली थी तभी तो E⁻⁻ माइनस ई था। तो हमने ये कहा कि जी जो एट द प्लेस ऑफ अ पोटेंशियल था ना, ऐसे लग रहा है हमें कि यहाँ पर जो ही पार्टिकल टकराए, एक तो वो जो आने वाले रिफ्लेक्ट हुए थे वो थे, इनके साथ में कोई और भी पार्टिकल थे जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, और कोई पार्टिकल्स और हैं जो फिर इधर चले गए हैं। इसका मतलब है कि किससे ज़्यादा पोटेंशियल था, जब मैंने कहा E प्लस एम सी स्क्वेयर से। मान लेते हैं कि अगर E पॉजिटिव और ज़्यादा से ज़्यादा एम सी स्क्वेयर है तो इसका मतलब है जब पोटेंशियल 2mc स्क्वेयर से ज़्यादा हुआ। 2mc स्क्वेयर का मतलब है कि अगर उससे ज़्यादा पोटेंशियल है तो दो पार्टिकल की रेस्ट मैस एनर्जी से ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमेशा पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल पैदा होते रहते। मैं पहली दफ़ा एंटी पार्टिकल का जिक्र कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं ज़्यादा डिटेल से एंटी पार्टिकल की बात करूँगा। तो क्या हुआ, वैक्यूम से जो चीज़ें जनरेट हुई उसमें एक जो है वो इस तरफ मूव की और एक पोटेंशियल के साथ मूव की। फ़र्ज़ कीजिए अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता, रिपेल करता। इसका मतलब है यहाँ वैक्यूम से कुछ पैदा हुआ है और वो आने वाले पार्टिकल के साथ चल पड़ा है। और ये कहाँ पे हो रहा है, एट दी कॉम्पटन वेवलेंथ। जब जब आपका मोमेंटम ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, या जब जब आपकी जो लेंथ है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ होगी,
तो जो इंटेंस पोटेंशियल में पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होंगे वो इसके साथ चल पड़ेंगे, अदरवाइज ये एक पैराडॉक्स मौजूद है। हम ये मान के चले कि जो पार्टिकल हमने फेंके हैं z लेस दैन माइनस इन्फिनिटी से, रिफ्लेक्शन उनसे बड़ी नहीं हो सकती आने वाले पार्टिकल से, लेकिन यहाँ तो 1 से बड़ी आ रही है। एक ही सूरत हो सकती है कि यहाँ पे कुछ पैदा हुआ हो। तो इसकी हम इंटरप्रिटेशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ करेंगे। समझ आ गई पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स है रिफ्लेक्टिविटी इज ग्रेटर देन 1। एग्जैक्टली कुछ हमें पता है ऑर्डिनरी पार्टिकल नहीं है, लेकिन हम कैसे उल्टा कर लेंगे? हम अगर ऐसा पार्टिकल मान लें जिसका मोमेंटम भी आम वाले पार्टिकल से उल्टा चल पड़े, जिसका चार्ज भी आम वाले पार्टिकल से उल्टा चल पड़े, तो फिर क्या होगा? क्योंकि वी होता है ना, फाई जो होता है, आपको पता है ना, स्केलर पोटेंशियल चार्ज से कपल होता है ना, ई फाई होता है, तो चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगा ना वो भी। तो इसके ऊपर हम आएंगे। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो, अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो किसी का? पैराडॉक्स समझ आ गया? ये इस कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आपको कहती है कि जी आप पार्टिकल फेंकते हैं, ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी 1 रहती है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है 1 रहती है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहती है ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे 2mc² से ज़्यादा पोटेंशियल दें तो T+R तो 1 हो, बट एट जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़े वो ये हो कि रिफ्लेक्टिविटी ग्रेटर देन 1 हो, ट्रांसमिटिविटी नेगेटिव हो। ये जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है दोनों में वो ये वाला है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। ई फाई एनर्जी किसके बराबर होती है? जब एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल में फेंकते हैं तो ई फाई से ई वी से अट्रैक्ट कर लेते हैं ना उसको, कि वही एनर्जी है ना, रिपेल करने और अट्रैक्ट करने वाली है, समझ लें। और ये फिनोमेना हर इंटेंस पोटेंशियल के लिए है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है, बल्कि इसी तरह अगर आप शायद आइंस्टाइन इक्वेशन सॉल्व करें इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो शायद वहाँ पर भी ऐसा ही फिनोमेना बने, मुझे नहीं पता, शायद बने। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कोमेल, कोई सवाल? तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हैं चीज़ें, है ना? तो ये जो 2mc² है ना, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये, है ना? अच्छा, मज़े की बात है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होल्ड नहीं करता, किसी भी पार्टिकल के लिए होल्ड करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो कॉम्पटन वेवलेंथ था ना आपका LP जिसको लिखा था आपने, वो h/mc है। जितना भारी पार्टिकल होगा उतने छोटे स्केल पे जाके देखना होगा। तो हाथी एंटी हाथी भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपको स्केल और छोटा चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉन जो है लाइटेस्ट मैटर पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कॉम्पटन वेवलेंथ हम हमेशा रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन देखते हैं। μ1 का जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 100 गुना छोटा होगा, τ1 का तो 1800 गुना छोटा होगा, और बाकी प्रोटॉन का तो फिर पता है उसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो जितने बड़े पार्टिकल्स भी पैदा होंगे, लेकिन जितने बड़े पार्टिकल्स पैदा होंगे उतने छोटे कॉम्पटन वेवलेंथ पे जाके आपको देखना पड़ेगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, नहीं तो मैं फिर आगे चलूँ। क्लासिकल में हम क्या करते हैं? हाँ, क्लासिकल का हमें ये फ़ायदा है कि हम डिराक डेल्टा लगा लेते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। जब कुछ नहीं चलता तो ना, बिल्कुल। असल में वहाँ कोई कंडीशन नहीं थी ना वीक और उसकी, वो थी, वो सिर्फ एक यूनिक वैल्यूड फंक्शन था, उसमें पोटेंशियल पे कोई कंडीशन नहीं थी। एग्जैक्टली क्यों? वैसे हर जगह इन्फिनिटी था, लेकिन जो ही वहाँ पे आता था तो इनफाइनाइटली लार्ज हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 होगी। विड्थ बस 0 ही होती है। ठीक है, गेट। घर में मैं ऐसे लिखता हूँ, देखें लेक्चर बनाते हुए, ये कौन पढ़े? फिर मैं कहता हूँ मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता हूँ बैठ। कोई सवाल किसी का प्लीज़? गर्ल्स कोई सवाल नहीं पूछती हैं आप लोग हैं, बल्कि ख़वातीन, है ना? लड़के फिर भी पूछ लेते हैं।
मैंने दो बड़े डिफरेंट जुमले बोले, लेकिन आपने कोई है ना। हाँ तो मैंने सही कहा ना, मैंने जितने कॉलेज देखे हैं पाकिस्तान में वो इतने अजीब से हैं। वैसे ऐसे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लड़कों के कॉलेज के ऊपर लिखा था गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, और लड़कियों के कॉलेज के ऊपर लिखा था गवर्नमेंट कॉलेज बड़े ख़वातीन के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ख़वातीन के लिए, जो भी उर्दू मुझे नहीं पता क्या कहते हैं ना। तो मैं तो वो बोला जो मैंने पढ़ा, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लें। अब आप तो मेच्योर भी ज़्यादा हैं, इसलिए पूछ लें। ज़ीरो निकलती है ना यहाँ से। अगर आपके पास इंटरमीडिएट पोटेंशियल है, क्लासिकल रीजन की तरह बन रहा है। क्लासिकल कहती है कि अगर आपकी एनर्जी पोटेंशियल से कम है या उसके बराबर है तो आप उधर नहीं जा सकते, बस, और कोई वजह नहीं थी। वीक था तो जा सकते थे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उसने घुसने दिया आपको। स्ट्रांग था तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फॉरबिडन है। लेकिन इतना स्ट्रांग था जब 2mc² से तो नेगेटिव हो गई थी चीज़, वो बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। ठीक, कोई सवाल हो प्लीज़। मोमेंटम आपके कंट्रोल में नहीं है। मोमेंटम सिर्फ एनर्जी आपके कंट्रोल में, मोमेंटम नहीं आपका। आपने पार्टिकल को एनर्जी दी है, मोमेंटम वहीं से डिटरमिन हो गया था। आप कहें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर तो ये सारी बात ही ख़त्म होगी ना। फिर तो पार्टिकल पोटेंशियल को देखेगा ही नहीं ना, फिर तो कहीं से भी गुजरे। हाँ, फिर तो उसको नज़र ही नहीं आएगा ना। बिल्कुल, आप इस डिपार्टमेंट के ऊपर से गुजर जाएं तो आपको क्या लगे डिपार्टमेंट में दरवाजे हैं, दीवारें हैं या नहीं हैं। आप तो वैसे ही बड़ी हवाओं में हैं। कोई और सवाल? हाँ, कोई सवाल? ओके, गुड, चलें। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा फिर एक दफ़ा, ठीक है? कल पूछ लीजिएगा। अब आप ये देखिए कि जो थ्योरेटिशियन मैथमेटिक्स करते हैं ना, वो इतना निकम्मा नहीं होता, उसकी फ़िज़िक्स बड़ी है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं ये सारी। नहीं, पी प्राइम नेगेटिव हो गया तो वी जी पॉजिटिव हो गया, ग्रुप वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। नहीं, ई माइनस वी नॉट अभी भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि पी प्राइम बजाते खुद नेगेटिव हो गया ना, तो ख़त्म होगी ना बात। जी जी जी, पी नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी इज p² नॉट p। काइनेटिक एनर्जी इज p² नॉट p। आज आपकी दोस्त किधर है? हैं? अच्छा, और कोई जी, चलूँ आगे या नहीं? चलूँ मैं? गुड। यही सारा काम अगर स्पिन हाफ के लिए करें तो क्या होगा? हैं? अगर मैं यही चीज़ करूँ अगर, जो कि पैस्कल, जो कि इसमें भी है, सॉरी, अच्छा, स्पिन ज़ीरो वाला आपको कई किताबों में मिल जाएगा, ग्राइनर एंड मॉयलर में भी है, और भी बहुत सारी, पैस्कल ने भी उसका जिक्र किया हुआ है। क्वांटम फील्ड थ्योरी की तकरीबन सारी किताबों में मिल जाता है। तो नाउ लेट मी डू द क्लाइन पैराडॉक्स फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल। स्पिन हाफ का मतलब ये था कि उसके पास एक मैट्रिक्स, एक कॉलम वेक्टर भी था अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी, स्पिनर पार्ट भी था ना। सारा काम मैंने वही करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इलेक्ट्रॉन को लोकेलाइज कर लूँ। अगर मुझे पैराडॉक्स देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पटन लेंथ पे देखना पड़ेगा ना। तो अब देखिएगा जो बुक में फिगर बनी हुई है ना, वो कहता है कि पोटेंशियल इस तरह का है कि वैसे तो ज़ीरो ही है, एक ख़ास लिमिट के ऊपर आता है। अब मैं उस तरह प्रॉपर ड्रा नहीं कर सकूँगा, तो ऐसे जाता है, और सॉरी, हाँ चले ठीक है, कोई बात, फिर कांस्टेंट हो जाए। तो इस रीजन में
बहुत इंटेंस पोटेंशियल है। ये जो रीजन है ये डी है। इसका वो लिखता है बियॉर्कन एंड रेल वी नीड टू लोकलाइज द इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल डिस्टेंस डी बाय प्रोवाइडिंग द इंटेंस पोटेंशियल। ठीक है, क्यों इधर आया, यहां पर कहीं एनर्जी ई है और फिर ई से एकदम बढ़ गया, ई से गुजरा और एकदम से इंक्रीज करके सीधा बड़ा हो गया पोटेंशियल। और इसके बाद तो कांस्टेंट पोटेंशियल ही है वी नॉट जो है। वही सारा काम अब आपने करना है। आप में से मुझे कोई काम कराएगा? और अच्छा डी किस ऑर्डर का है? कॉम्पटन वेवलेंथ के ऑर्डर का। स्केलर के लिए भी ऐसा भी ले सकते तो कोई हर्ज नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इसके स्पिन से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना। तो जैसे मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉन को मैं एक स्मॉल डिस्टेंस डी में स्क्वीज करना चाहता, तो पोटेंशियल तो जैसा मर्जी ले लेते, चाहते तो शार्पली पीक कर लेते यहाँ से आप ऐसे, और फिर वो भी लिया जा सकता था। लेकिन मैंने क्यों इस तरह बनाया, मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन को किसी स्मॉल डिस्टेंस डी में रख के तो देखो ना स्पिन हाफ पार्टिकल को। वंस अगेन सेम काम मैं करूँगा जो मैंने पहले किया था। z ग्रेटर दैन 0, z लेस दैन 0 के लिए सारे की सारी कैलकुलेशन वही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मुझे आप में से मुझे को बताएगा कि इंसिडेंट के लिए मैं पहले रीजन 1 में या क्या लिखूंगा, अगर इंसिडेंट सोल्यूशन लिखूंगा तो कोई बता सकता आप में से? सारी फिजिक्स वही है जो पहले थी, मैं इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिख रहा। दो तरह की डिराक इक्वेशन होगी। पहली डिराक इक्वेशन क्या आएगी आप में से कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल वही है, ए म्यू की फॉर्म अभी भी वही। चले थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको याद दहानी में लिख देता हूँ। वी नॉट और 0 है तेज तेज। डिराक इक्वेशन कोई बताएगा पहले रीजन 1 में क्या होगी? और वी नॉट जो है वो z लेस देन 0 पे 0 है और z ग्रेटर देन 0 पे नॉन जीरो। इसलिए देखें ना मैंने क्या किया, करते करते यहाँ पे आके नॉन जीरो होना शुरू हुआ था और एकदम से फिर नॉन जीरो से बढ़ गया, क्योंकि v यहाँ पे है ना। तो वी नॉट जो है वो z ग्रेटर देन 0 पे है और ये 0 है अगर z जो है वो लेस देन 0 है। ये जो a है, जो फाई है ना स्केलर पोटेंशियल। क्लाइन गॉर्डन की बजाय डिराक इक्वेशन क्या होगी कौन बताएगा? मैं सारा कुछ नहीं लिखूंगा। z लेस देन 0 के लिए क्या होगी डिराक इक्वेशन कौन बताएगा? c अल्फा डॉट p प्लस बीटा mc स्क्वेर्ड इज साई इज इक्वल टू ई साई। क्लाइन गॉर्डन की बजाय ये हो गई। कोई बताएगा z ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगी जी? p प्राइम प्लस बीटा mc स्क्वेर्ड। हाँ यहां बताए ना क्या होगा? यही है ना, कोई और तो चीज़ नहीं बदलेगी ना। बिल्कुल वही चीज़ यार जो पहले की थी मैंने, कोई चीज़ बदली नहीं है मैंने। ये डी बाई डी टी बनता है, डी बाई डी टी वाली टर्म बी माइनस वी नॉट होती है हमेशा। अच्छा चले एनीवेज, किस तरह वाला जैसे मर्जी ड्रा कर लो यार। मैंने कहा बेशक पोटेंशियल मेरा शुरू यहीं से हो रहा है अभी भी, यहाँ 0 0 0 करते 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 मैंने कहा ना मैं नैरो रीजन में रखना चाहता हूँ। अदरवाइज यू कैन ड्रा इट एनी वे यू लाइक। मुझे कोई ना कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करके इधर भेजनी भी है, इसलिए इस तरह का ड्रा किया। ठीक है, मैथमेटिकली मैंने स्टेप पोटेंशियल ही लिया हुआ है ड्रा करने के लिए। सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए कि ये एक लोकलाइज्ड लेंथ में नज़र आए, ताकि सिर्फ और कोई वजह नहीं है। अच्छा चलें, मोमेंटम पे वही कंडीशन है, पी ई माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4। वो वही कंडीशन है। पी प्राइम है एक में और एक में पी है, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। वो दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे व्हील को। सिर्फ अगेन मैं क्या करूँगा, टेक अल्फ़ा डॉट पी। अच्छा यहाँ ऑपरेटर है पी, ये बात याद रखना है। ये अल्फ़ा 3 P3 है। वंस अगेन इट इज़ अलॉन्ग जेड एक्सिस। सारी कैलकुलेशन वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो फाई है उसके साथ एक स्पिनर डाल देंगे। कोई बताएगा इंसिडेंट वेव क्या होगी? अच्छा हम क्या करते हैं, सिर्फ एक स्पिन के लिए ले लेते हैं स्पिन अप। चलें जो मर्जी ले लें आप स्पिन, आपकी अपनी चॉइस है। कैसे कर, कौन बताएगा इंसिडेंट क्या होगा? व्हाट इज साई
साई इंसिडेंट मैं कह देता हूँ, चले या चलें, चलें इसको इंसिडेंट को आई लिख लेते हैं, रिफ्लेक्टेड वाले को आर लिख लेंगे और ट्रांसमिटेड वाले को टी लिख लेंगे। साई आई क्या होगा, कौन बताएगा? सम कांस्टेंट ए, हाँ बोलो, बिल्कुल शायद सही, ई टू द पावर आयोटा पी जी। यहां क्या होगा आपको याद नहीं आता था? काई अप सिग्मा डॉट पी ओवर ई, याद नहीं होता था? तो क्या बन जाएगा? ए ई टू द पावर आयोटा पी जी। अच्छा चाहें तो अब सारा कुछ डाल लें ताकि आपके पास, आप पढ़ तो पैस्किन यही सॉरी बियॉर्किन एंड ड्रेली रहे हैं ना, ये पूरी चीज़ें लिख लें आप। क्या आंसर आएगा इसकी जगह आप पता चलेगा ना। सिग्मा डॉट पी हाँ क्या आएगा फिर? यहां काई अप है, काई अप की वैल्यू तो चाहे तो पी सी लिख लेना बेशक। काई अप की वैल्यू क्या होती थी? 10 था ना, जब उस पर सिग्मा 3 लगेगा तो सिग्मा 3 लगेगा तो 10 ही देगा ना, तो 10 रह जाएगा और सिग्मा 3 जब लगेगा तो P3 आ जाएगा। तो मैंने P लिख दिया यहाँ पर, P को अलॉन्ग Z ही लिया ना मैंने, PZ लिखूँ या P3 लिखूँ, P इज अलॉन्ग Z एक्सिस है। ठीक हो गया, कोई सवाल तो नहीं यहाँ पर? यह बात आपने याद रखनी है कि PC इज इक्वल टू E स्क्वेयर माइनस M स्क्वेयर C4। आप में से मुझे को बताएगा साई रिफ्लेक्टेड क्या होगा? आप पता चलता है ना, आप पता चलेगा आप कैसे लिखते हैं साई रिफ्लेक्टेड। अच्छा, और शाबाश बी। चलो इन्होंने कहा ई टू द पावर माइनस आयोटा पी जी, इसका मतलब है जहां जहां पे P है उसकी जगह माइनस पी लिख दो। क्यों? क्योंकि P वेक्टर बजाय माइनस पी वेक्टर हो रहा है, आप कह रहे रिफ्लेक्ट हो रहा है, P वेक्टर गोज टू माइनस पी है, तो आ गया 1 0 माइनस पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड और 0। और क्या आएगा? प्लस, और क्या लिखूँ इसकी जगह? बी और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर? इतने कोएफिशिएंट्स बन जाने हैं, B1 लिख लेते हैं यहाँ पर, B2 ई टू द पावर, हाँ अब बोलें और क्या हो सकता है? एग्जैक्टली माइनस आयोटा P प्राइम जी, शाबाश, 0 1 0 और PC ओवर E प्लस MC स्क्वेड। रिफ्लेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों पॉसिबिलिटीज आपने रखी हैं। इंसिडेंट फिक्स कर सकते थे, रिफ्लेक्ट आपने क्या फिक्स करना है? चलो अभी पता चलता है ना ये वाला। यहां मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा? आपको याद है सिग्मा 3 जब इस पे लगता है ना तो ये -0 1 देता है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर रहा है। आइगन वैल्यू स्पिन डाउन के लिए माइनस एच बार होती है और स्पिन अप के लिए प्लस एच बार होती है। यार ओवर एच बार भी लिखें यार सब में, अगर सी लिखा है तो एच बार भी लिखे ना। व्हाट इज साई ट्रांसमिटेड? जी बोले बोले, शाबाश। ओ पी है, पी क्या हो जाएगा? चले D1 हाँ ई टू द पावर आयोटा P प्राइम जी 1 0 P प्राइम सी ओवर, आप बताएं ना, आप बताएं। E माइनस वी नॉट
प्लस एम सी स्क्वेड 0 प्लस D2, हाँ क्या आएगा इसके साथ? जी बोले बोले क्या आएगा? क्या होगा? e टू द पावर आयोटा p प्राइम z ओवर h बार इंटू 0 1 0 माइनस p प्राइम c ओवर e माइनस v नॉट प्लस एम सी स्क्वेड। जो सोल्यूशन लिखे उसमें आपने कहा कि आपने कहा बेशक मैंने एक स्पिन अप पार्टिकल फेंका, रिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल के पास स्पिन अप भी हो सकती है और स्पिन डाउन भी हो सकती है। सिमिलरली ट्रांसमिट होने वाले पार्टिकल के पास भी स्पिन अप भी हो सकती है और स्पिन डाउन भी होती है। थोड़ी सी फिजिक्स सोच लें। फिजिक्स ये कहती है कि चाहे आप, चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पिन को छेड़ता ही नहीं है, इसका मतलब है स्पिन नहीं बदलनी चाहिए थी कुछ। और अगर मैथमेटिकली हम ये चीज़ साबित कर दें कि स्पिन नहीं बदलती तो मसला हल हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल होता तो फिर प्रॉब्लम था। मैग्नेटिक पोटेंशियल तो स्पिन को ही देखता है, तो स्पिन को फ्लिप भी कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि कभी किसी ने को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में क्लाइन पैराडॉक्स स्टडी करना चाहिए, इन दिस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ज़रा करके देखिएगा, बड़ा मेरा ख्याल है अच्छा प्रॉब्लम होगा ये, कीजिएगा, शायद कुछ पब्लिशेबल बन जाए आपके लिए। अगर किसी ने किया हुआ है तो और बात है, नहीं किया हुआ तो फिर किसी ने सॉल्व दिस डिराक इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैंने लांदे जी फैक्टर निकाला था, इसका मतलब जी फैक्टर आ सकता है, जी फैक्टर आ सकता है तो स्पिन कपलिंग होती है। स्पिन कपलिंग होती है तो इसका मतलब है स्पिन फ्लिप नॉन फ्लिप सॉल्यूशंस आ सकते हैं। उसके लिए ज़रा ये चीज़ स्टडी करें कभी ज़िंदगी में वक्त मिले तो। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन मैथमेटिकली ये होना चाहिए ना हमें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी इन एवरीथिंग, देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द स्पिन आल्सो। तो हम तो नहीं कह सकते स्पिन आप तो स्पिन आप ही रहेगा, इट कैन बी स्पिन डाउन। तो इसका मतलब मुझे इक्वली, ठीक है, मैंने इनका रिलेटिव वेट D1 और D2 रखा। अगर इसका रिलेटिव वेट D2 अगर स्पिन डाउन नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली B2 0 हो जाएगा। ठीक है ना या नहीं? अच्छा, अगेन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, वीक वगैरह का तो कोई मसला नहीं ना, इंटरमीडिएट का भी कोई मसला नहीं है। मैं सॉल्व करूंगा, मुझे अब टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत तो नहीं है ना बाकियों के लिए। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के लिए क्या होगा, ये बात आपने याद रखना है, P प्राइम C इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ E माइनस V नॉट का स्क्वायर M स्क्वायर C4। वही चीज़ P प्राइम रियल होगा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के लिए, नेगेटिव या पॉजिटिव वो तो बात की बात है। ठीक है ना? तो P प्राइम रियल है, सिर्फ इतनी बात है, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इमेजिनरी नहीं है। सो P प्राइम इज जो सारी देखे स्पिन जीरो के लिए चीज़ें की हुई हैं हमने मेहनत, वो अब दोबारा नहीं करनी पड़ रही। तो पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या रखेंगे आप, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सीधी सीधी, कोई और चीज़ स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एट z इज इक्वल टू 0 सारे सॉल्यूशन सेम होंगे। एट z इज इक्वल टू, यानी मैं ये कह रहा हूं कि साई i प्लस साई r इज इक्वल टू साई t। इसके लिए एक जुमला लिखना चाहिए, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट एक के हैं, 4 दूसरे के हैं, 4 ही तीसरे के हैं, तो ये कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मैच करेंगे। यानी चूंकि ये मैट्रिसेस हैं, अगर 2 मैट्रिसेस को ऐड करके किसी थर्ड मैट्रिक्स के बराबर रखेंगे तो मैट्रिसेस के द सेम कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिसेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन दे शुड बी इक्वल। तो कैसे मैं इनको इक्वल करूं, कौन बताएगा? सबसे पहले पहला कंपोनेंट देख लें,
जी जी, z इज इक्वल टू 0 पे देखना है जी, बोलें एट z इज इक्वल टू 0 ना, एट द बाउंड्री। a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b 1 है ना, इज इक्वल टू d1। ये तो पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा हैं? इसका 0 है, इसका भी 0 है। b2 इज इक्वल टू d2, सो b2 इज इक्वल टू d2। शाबाश। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? a टाइम्स pc ओवर e प्लस mc स्क्वेड प्लस z इज इक्वल टू 0 पे कर रहा हूँ, प्लस b1 टाइम्स जी माइनस यही चीज़ है ना, तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ और a माइनस b1 इज इक्वल टू p प्राइम सी ओवर e माइनस वी नॉट माइनस एम सी स्क्वायर। अभी पता चलेगा, e माइनस वी नॉट प्लस एम सी स्क्वायर। यार यहाँ प्लस है ना, माइनस तो नहीं था ना, माइनस होता मैं फंस जाता ना, है ना जी, इंटू d1। चौथा कंपोनेंट क्या होगा? b2, हाँ पी सी ओवर ई प्लस एम सी स्क्वेड b2 इज इक्वल टू माइनस पी प्राइम सी ओवर ई माइनस वी नॉट प्लस एम सी स्क्वेड d2। तो ये कैसी अजीब बात है ना, ये दोनों इक्वेशन तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी लग रही हैं। कभी कहता है b2 d2 के बराबर है, कभी कहता है नहीं b2 d2 के बराबर पूरा पूरा नहीं है, साथ में तो कोई नंबर भी हैं। क्या ख्याल है? इसका मतलब है अगर मैं एक ही सूरत है कि d2 की जगह यहां पर पुट करूं b में, तो क्या निकलता है? एक ही सूरत में या तो ये बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता है। एक ही सूरत में दोनों कंडीशन होल्ड करेगा जब है ही 0। नहीं तो यहां d2 की जगह b2 पुट कर दें, तो इधर ले जाएं, b2 कॉमन आ जाएगा इनटू समथिंग नॉन ज़ीरो, और समथिंग नॉन ज़ीरो तो ज़ीरो नहीं है, लिहाजा b2 0 है। अब अगर b2 0 है तो हैं, निकल के आई है चीज़, बिल्कुल एग्जैक्टली। कंटिन्यूटी वरना होल्ड ही नहीं करनी थी, मैं शुरू में भी कह सकता था। स्पिन में भी कंटिन्यूटी है, ऐसा नहीं है कि एक स्पिन आए स्पिन बदल जाए ना, ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो डिराक की जो डिराक करंट है उसमें जे जो है उसमें स्पिनर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पिन की कंटिन्यूटी ख़राब हो जाए। तो जिस स्पिन के साथ आया है उसी स्पिन के साथ ये चला गया। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 एंड कितने खूबसूरत सॉल्यूशंस आ गए ना, है ना। तभी मैं कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड रख के देखें स्पिन फ्लिपिंग आती है या नहीं आती। अब आपका दो इक्वेशंस है, एक ये है और एक ये है। भाई इन दोनों को सॉल्व कर लें ज़रा, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जी जी सॉरी, सो इससे पहले देख लेना। सो a माइनस b1 इज इक्वल टू सी, तो सी का कैंसिल हो गया ना। सो दिस इज इक्वल टू p प्राइम ओवर p e प्लस
MC स्क्वायर ओवर V नॉट माइनस E ऐसे करके लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। खाम खा लिखा है ऐसे, ना भी लिखता तो खैर थी, ऐसे ही खाम। पता क्यों लिखा? ताकि V नॉट ग्रेटर देन E पता चल जाए। माइनस साइन का अमल ले लिया था यहाँ से। मेरा तो ख्याल ठीक ही लिखा है। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इसको और इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा? सो 2A इज इक्वल टू 1 माइनस P प्राइम ओवर P E प्लस MC स्क्वेर्ड ओवर V नॉट माइनस E माइनस MC स्क्वेर्ड। जी ठीक है, A इन टर्म ऑफ D1 निकल आया ना। खैर है, निकाल लेंगे अब आप इसको या नहीं? सॉल्व कर लेंगे ना अब इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व करने में। अगर मज़ीद थोड़ा सा साफ़ करना है ना तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद पहले साफ़ कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो, ताकि थोड़ा देखा वाला लग जाए इसी इक्वेशन को। P किसके बराबर था, याद है ना आपको? P प्राइम किसके बराबर है? P प्राइम किसके बराबर है? इसी के बराबर है। नहीं तो मैं देख लेता हूँ किसके बराबर है ये हैं। मैं इस V नॉट माइनस E माइनस MC स्क्वायर, मेरा तो ख्याल इसी के बराबर था। जी जी, स्क्वायर रूट भी है ना इसका। अच्छा चलें यार, P प्राइम और P की वैल्यू डाल के रख लीजिएगा, मैं लिखा हुआ है मैंने, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही वेरीफाई कर लीजिएगा कि यही आता है। V नॉट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इतना तो मैं सिंप्लीफाई कर ही लाया था, बेशक गलत ही किया हो, V नॉट माइनस E प्लस MC स्क्वायर। इसको ज़रूर वेरीफाई कीजिएगा, मैं अमूमन जब देख के कोई चीज़ लिखता हूँ तो गलत ही लिखता हूँ। E प्लस MC स्क्वायर ओवर अब ठीक है, मेरा ख्याल है। जी सॉरी, क्या कह रही हैं? नहीं, ये D1 है ना, मैंने साथ में लिखा ना, ये इसी को इनको लिखा है ना। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट्स कॉल दिस एज माइनस, लेट्स कॉल दिस सम जी। इसको कोई नया नाम, इतना बड़ा कौन लिखता रहे इस बार, क्या नाम दूँ इसको मैं? जी ओमेगा दे, ओमेगा तो नहीं, वो सॉलिड एंगल होते हैं। D1 D टाइम्स D1 D टाइम्स D1 कह रहे थे। D इज दिस रेशियो। चलें, अब दो इक्वेशंस बड़ी छोटी आ गई हैं, A माइनस B1, तो दोनों को ऐड कर दें। आप देखें ज़रा, 2A इज इक्वल टू 1 माइनस D टाइम्स D1, सो A इज इक्वल टू, या D1 इज इक्वल टू, A की फॉर्म में निकाल लेते हैं ना। A तो इंसिडेंट था ना, आपको याद है ना, A तो इंसिडेंट का कोएफिशिएंट था ना। D1 इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस D टाइम्स A1 या A। सिमिलरली दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी? B की वैल्यू आ जाएगी, तो निकालें B क्या आता है। चलें, B किसके बराबर आता है? B किसके बराबर है? बस यही आज निकालूंगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा चलें, A और B निकाल के आज छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा, बाकी अगली क्लास भी है आपकी। तो A किसके इक्वल आ गया? A इज इक्वल टू D1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस D, और B किसके इक्वल आ जाएगा? D1 ओवर 2
मुझे देख के लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, मुझे पता है ए माइनस बी डी के बराबर ही निकल आया, माइनस डी के बराबर, जिसके बराबर भी है ना, ठीक है ना। तो मैं इसका मतलब है सब कुछ मैंने निकाल लिया, मैंने बी ओवर ए भी निकाल लिया, ए इंसिडेंट है ना, देखें ना, आई कैन कैलकुलेट बी ओवर ए भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और मैं डी ओवर ए भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? बी ओवर ए मैंने कैलकुलेट किया, डी ख़त्म हो गया, और डी 1 ओवर ए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं अगले लेक्चर में क्या करूँगा, मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड करंट निकालूंगा और साबित करूंगा कि यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो अभी आज यहाँ तक काफ़ी है, अगले लेक्चर में करेंगे और ये चीज़ ज़्यादा आपको हैरान करेगी यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन आएगी डिराक की। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी पॉसिबल थी, पॉजिटिव एनर्जी ली, पार्टिकल को फेंका, स्पिन अप के साथ, स्पिन अप और डाउन दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक पार्टिकल को फेंका जिसके पास स्पिन अप थी, तो अप और डाउन हो सकती थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी और ट्रांसमिट होने के बाद भी। जब ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट होने के बाद अप एंड डाउन हो सकती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने कंटिन्यूटी को ये लगाई तो पता चला स्पिन में भी कंटिन्यूटी है। स्पिन में जब कंटिन्यूटी है तो मैंने ये साबित कर दिया कि नहीं भाई ठीक है, बिल्कुल सही है, कंटिन्यूटी इन स्पिन होल्ड करती है। इसका मतलब है जो स्पिन फ्लिपिंग के कंपोनेंट थे वो नॉन जीरो हैं। यही सारी का सारी चीज़ मैं आपको पेपर में करने के लिए दे सकता हूँ कि स्पिन डाउन पार्टिकल को फेंकें आप, और इस दफ़ा पॉजिटिव जेड एक्सिस से फेंकें और पोटेंशियल आप उल्टा लगाएं, सारा कुछ यही बन जाएगा। क्यों? दोनों चीज़ें अपना साइन बदल रही हैं। लेकिन एक चीज़ आपको और भी करके देखनी चाहिए, एक जनरल स्पिन का पार्टिकल आए तो क्या होगा। अगर इंसिडेंट पार्टिकल के पास भी दोनों स्पिन्स होती तो फिर तो सारा कुछ पॉसिबल था। लेकिन वजह यह थी कि इंसिडेंट पार्टिकल हमारे कंट्रोल में होता है। हमने कहा जब इंसिडेंट किया तो स्पिन अप के साथ किया। तो ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जो करके देखनी चाहिए बंदे को ज़िंदगी में कभी ना कभी। बिल्कुल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उसमें भी कंजर्व होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल आएगी यहाँ। हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें आपको देखें, मैं अगेन आपसे ये बात कह के चलता हूँ कि हम बड़े बड़े रिसर्च प्रॉब्लम तो करते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स करने के लिए ना आपको बेसिक फ़िज़िक्स बेहतर हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर करें। यही डिराक इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल सॉल्व करें। पोटेंशियल के पास V0 भी है, पोटेंशियल के पास A भी है। अगर A होता तो आपको पता नहीं क्या चीज़ बदल जाती, मोमेंटम बदल जाता ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, P वेक्टर गोज़ टू P वेक्टर माइनस E/C A वेक्टर। सारी की सारी कैलकुलेशन रिपीट करें, जो P की इक्वेशन है वो P माइनस E A की आ जाएगी। देखें सॉल्व करके कैसे होगा। कभी ना कभी A को अलॉन्ग Z एक्सिस ही ले लें, या A को अलॉन्ग अगर मोमेंटम Z एक्सिस के अलॉन्ग लिया है तो B को बेशक Y एक्सिस के अलॉन्ग ले जाए, चले ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। आपको पता है कि जब आप अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करते और मैग्नेटिक पोटेंशियल रखते नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, तो लैंडाउ लेवल्स बनते, क्वांटाइज लेवल बन जाते हैं ना। लैंडाउ लेवल, आप कहते हैं कोई पार्टिकल ना सिर्फ चलता है बल्कि ऊपर ऊपर भी चढ़ता जाता है, तो क्वांटाइजेशन में आपके पास एक लेवल शिफ्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ द स्पिन। यहाँ पर करके देखें ज़रा क्या होगा, रिलेटिविटी में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दे दूँ, देखें किसी ना किसी ने ज़रूर किया होगा, या नहीं हो सकता होगा, चेक कर लीजिएगा। वरना आपको पता है आजकल AI टूल से आप सब कुछ पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा बात है गलत ही बताएगा। आपको कैसे पता किया होगा किसी ने? करके देखें कितनी ऑब्वियस है। मैं भी तो अगर करके देखें। हमेशा वो प्रॉब्लम नहीं करते जिनके जवाब हमें ना पता हो, हम वो प्रॉब्लम करते हैं जिनके जवाब किसी को पता ना हो, ताकि कह दें ये हो सकता है, मिल जाएगा, या तो मिलेगा सब कुछ ना। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स करके देखने चाहिए ज़िंदगी में कभी ना कभी। इतना ऑब्वियस है तो ढूंढ के लाएं। ग्रेफीन के लिए लोगों ने किया हुआ है कई चीज़ों को, लेकिन आप ज़रा ढूंढ के लाएं।